हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के जो हमारे टॉपिक हैं उन पर एक निगाह डाल लेते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर फाइनेंस की आज हम पूरे लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। उसके अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबीज एंड नाबार्ड की चर्चा करेंगे। इसके बाद माइक्रो फाइनेंस की भी चर्चा होगी, सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड की डिटेल चर्चा यहाँ पर होगी। ओके, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में समझेंगे जब हम माइक्रो फाइनेंस के कंसेप्ट को पढ़ रहे होंगे। तो आज के टॉपिक में ये सारे टॉपिक हमारे कवर होते हैं। सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़िए, और जिन बच्चों तक अभी ये वीडियो लाइव नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, इसके अलावा जो भी वीडियोस आपने देखे हैं और जिनकी पीपीटी अभी तक आपको नहीं मिली हैं, तो अब आप एक एक करके पिछले उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो वो लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों को शिकायत थी कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो वो अब जाकर अपने पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हो सकता है कि सारे वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक ना दिया गया हो, लेकिन जो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आपने जो पढ़े हैं स्टार्टिंग में, उनमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए आज अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इन क्वेश्चंस पे निगाह डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई। आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, उम्मीद है आप इसका सही जवाब देंगे। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई, आपने पढ़ा था AAY। ओके, इसके ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 एंड 2004। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे कि अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है। और ये डायरेक्ट इस तरह से कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार, मैनी टाइम्स, ये रिपीटेड है। सही आंसर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़ जाइए। ये क्वेश्चंस पूछने का एक तो जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तब तक जुड़ जाएं जब तक लेक्चर स्टार्ट हो, और आपका जो रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी क्लियर होता चले कि आपने जो रिवीजन किया है क्या उसमें ये शामिल हुआ था या नहीं हो पाया था। अगर नहीं हुआ था तो आप दोबारा से वीडियो में जाएं और अपने रिवीजन को दोबारा से करें। एटलीस्ट 24 आवर में आप 2 टाइम्स रिवीजन जरूर किया करें। इसके बाद आप थोड़ा सा गैप भी ले सकते हैं। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब है 2000, सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई। इसकी डिटेल चर्चा हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कर रखी है। जिनको भी इसमें कोई डाउट है वो जाकर वहां से पढ़ सकते हैं आपको कि ये बीपीएल, एपीएल और एएवाई का क्या कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है ये। निम्न में से सही कौन से कथन है उनको चुनना है। या तो एक सही कथन है, या दोनों सही कथन है, या दोनों में से दोनों गलत कथन हैं। चलिए, पहला है, पेस्टिसाइड, पीड़कनाशी ऐसे रसायन हैं जो पौधों को क्षति पहुंचाने वाले कीटों, कवकों, खरपतवारों को नष्ट करते हैं या उन पर नियंत्रण रखते हैं। ओके, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि बैसिलस थुरिंजिएंटिस बीटी एक प्रकार का जीव विष है। यह पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है। चलिए, अब इसमें से आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना ही एक ना ही दो। चलिए जल्दी से आप इसका सही जवाब दीजिए। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा। 1 मिनट का पूरा समय मिलेगा इसके लिए। आप इसको पढ़िए और बिल्कुल उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल सही आंसर देंगे। चलिए इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है।
30 सेकेंड है आपके पास। ABCD करके मत लिखिएगा, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना ही एक ना ही दो, इस प्रकार से आप लिखिएगा, ताकि कुछ लोग क्या होता है लाइव के दौरान कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण कमेंट देर से पहुंचता है या मेरी आवाज़ आपको देर से पहुंच सकती है, तो उसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। चलिए, आपका टाइम ओवर हो गया और इसका सही जवाब है सी, एक और दो, दोनों ही कथन सही हैं। आपको मैंने पढ़ाया था जब उर्वरक का जो सब्सिडी है उसका जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो पेस्टिसाइड होते हैं वो ऐसे रसायन होते हैं जो पौधों को क्षति पहुंचाने वाले कीटों, कवकों, खरपतवारों को नष्ट करते हैं या उन पर नियंत्रण रखते हैं। फिर बीटी एक प्रकार का जीव है, जैसे आपने पढ़ा था बीटी कपास के बारे में, बीटी कपास, बीटी कॉटन जिसको आप कहते हैं, इससे रिलेटेड कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बीटी जो होता है ये क्या है, एक जीव विष होता है जो पौधों में कीटों के प्रति या जो दूसरी समस्याएं होती हैं उनके प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है। तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही हैं, सी इसका सही जवाब है। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर बताते जाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस, कृषि वित्त, कृषि वित्त के से संबंध क्या है? देखिए, कृषि वित्त का मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पैसा लगता है, जो इनपुट लगता है, आगत जो लगता है, उसमें एक हिस्सा एग्रीकल्चर फाइनेंस का भी होता है। फाइनेंस से रिलेटेड ये है कि एक ऐसा पूंजी लगाना या ऐसे वित्त की व्यवस्था करना जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें निवेश को बढ़ावा देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करता है, निवेश को बढ़ावा देता है। जो इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनको सरल तरीके से जो छोटे मध्यम किसान हैं या बड़े किसान हैं या फिर कोई भी कंपनी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम कर रही है, R&D कर रही है, उनके लिए मशीन तैयार कर रही है, उन सबको फाइनेंशियली असिस्टेंस देना। ओके, ये है एग्रीकल्चर वित्त। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है मांग पक्ष का और एक पार्ट होता है पूर्ति पक्ष का। देखिए, एक तरफ तो मांग होगी, डिमांड पक्ष होगा, और दूसरी तरफ होगा पूर्ति पक्ष, मतलब सप्लाई पक्ष होगा। डिमांड एंड सप्लाई की चर्चा हम लोग करेंगे। ये हालांकि हमने सबसे पहले लेक्चर में आपसे डिमांड और सप्लाई की चर्चा की थी, लेकिन फिर भी उस समय कई सारे नए बच्चे नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे, उनके लिए हम ये दोबारा से काम करेंगे कि ये जो पिछले कॉन्सेप्ट छूट गए हैं उनको कंप्लीट कराया जाए। तो सो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सब आपका कंप्लीट होगा। तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक डिमांड साइड होती है और दूसरी सप्लाई साइड होती है। डिमांड साइड में क्या होती है, मांग पक्ष होता है, मांग करने वाला। तो मांग करने वाला कौन होगा, मांग करने वाला उपभोक्ता होगा, यानी कि कंज्यूमर, यानी कि हम होंगे। ओके, तो हम मांग करेंगे। पूर्ति पक्ष में कौन होता है, पूर्ति पक्ष में भी हम ही होंगे, जो लेकिन यहां पर वो लोग होते हैं जो हमें सप्लाई करते हैं, यानी कि जो हमें कृषि वित्त से रिलेटेड यानी पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमारे लिए निकालते हैं। अब इस पूर्ति पक्ष के यानी सप्लाई सेक्टर के दो भाग हो जाते हैं, एक गैर संस्थागत, दूसरा संस्थागत। ओके, मतलब एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक है इंस्टीट्यूशनल। ओके, अब गैर संस्थागत और संस्थागत, अब इसमें समझते हैं कि गैर संस्थागत के अंतर्गत कौन सी संस्था आती है और संस्थागत के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं जो हमारे जो धन की या जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये काम करते हैं। तो गैर संस्थागत में वो लोग आते हैं जैसे जो महाजन होते हैं, साहूकार होते हैं, जो जिनको आप इंग्लिश में मनी लेंडर कहते हैं, वो लोग गैर संस्थागत के अंतर्गत सप्लाई पक्ष में शामिल होते हैं। लेकिन संस्थागत की जब आप बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स आती हैं, RRBs आती हैं, या फिर जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं यानी कि जो व्यापारिक बैंक हैं वो आती हैं। अब अगर आज़ादी के समय देखा जाए तो आज़ादी के समय जो इनका गैर संस्थागत और संस्थागत का जो रेशियो था एग्रीकल्चर फाइनेंस में वो 90:10 का था। कितने का था, 90:10 का था। मतलब
90% कैसा था, नॉन इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंस होता था वो मतलब महाजनों से मिलता था 90%, और 10% सिर्फ जो है इंस्टीट्यूशनल था, यानी कि बैंकों से, आरआरबी से या किसी भी प्रकार की जो संस्थागत संस्था थी उनसे एग्रीकल्चर के फाइनेंस को पूरा किया जाता था। तो ये अब आप जानते हैं महाजन जब पैसा देता है या साहूकार कोई पैसा देता है तो उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है कि जो किसान है ना तो वो अपनी फसल का सही मूल्य ले पाता है, ना ही वो फसल को सही टाइम पर बाजार में बेच पाता है। क्यों? क्योंकि उसको महाजन या साहूकार का पैसा सही समय पर चुकाना होता है, नहीं तो उसके ब्याज का जो रेट है, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो फिर वो जैसे ही फसल कट के निकलती है वो उसको सबसे पहले बेचने की कोशिश करता है। अब इस चक्कर में क्या होता है कि वो बिचौलियों को फसल बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट जल्दी से पैसा उसको मिल जाता है ताकि वो अपने कर्ज को, यानी कि जो उसने फाइनेंस लिया हुआ है, उसको चुका सके। हालांकि जब इंस्टीट्यूशनल ऋण मिलता है तब ये समस्याओं का सॉल्यूशन किसानों के लिए या कृषकों के लिए निकलने लगता है। अब हम बात करेंगे इस संस्थागत जो इंस्टीट्यूशनल ऋण हैं, इनकी जो संस्थाएं हैं इनके बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोऑपरेटिव बैंक से। सहकारी संस्थाएं क्या होती हैं? ओके, तो सहकारी संस्थाओं को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि ये क्या होती हैं, इनका ढांचा क्या है। तो भारत में पहली सहकारी संस्था, ये कुछ फैक्ट हैं इनको भी देखते चलिए, 1904 में गठित की गई। कब गठित की गई? 1904 में गठित की गई। और शुरुआत में इनका जो केंद्रीकरण था वो मूलतः शहरों में था। इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कहाँ हुआ? शहरों में हुआ। अब आप समझ रहे हैं, लेकिन भारत क्या था? भारत एक ग्रामीण परिवेश का देश है, जहां पर आप कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा जनसंख्या आज 21वीं सदी में भी कृषि क्षेत्र या उस प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर है। तो अब इतनी बड़ी जहां आबादी सिर्फ कृषि क्षेत्र पर निर्भर हो, और आप देखिए कि 20वीं सदी की शुरुआत में सहकारी संस्थाएं बनने शुरू हुई, और इनका केंद्रीकरण कहां से शुरू हुआ? देखिए, कोई भी स्कीम है, आप जानते हैं फाइनेंशियल खासतौर से जो ढांचे हैं वो शहरों से ही स्टार्ट होते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि वो गाँव तक या जो कस्बे हैं, छोटे नगर हैं, उन तक कैसे पहुँचते हैं या उन्हें कैसे पहुँचाया जाता है। तो सहकारी संस्थाओं का जो ढांचा है वो किस प्रकार का है? वो त्रिस्तरीय है। यहां से समझिए, सबसे ऊपरी हिस्से पर राज्य सहकारी बैंक है, फिर जिला सहकारी बैंक या उन्हें ही आप केंद्रीय सहकारी बैंक भी कहते हैं, और सबसे नीचे जो काम करती हैं वो होती हैं प्राथमिक समितियां। प्राथमिक समितियां, तो ये 3 लेयर हैं: राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी या केंद्रीय सहकारी बैंक, और सबसे नीचे काम करने वाली प्राथमिक समितियां होती हैं। अब प्राथमिक समितियां, देखिए राज्य सहकारी बैंक में क्या होता है, ये राज्य स्तर पर काम करते हैं, जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक जिले स्तर पर कार्य करते हैं, और जो प्राथमिक समितियां होती हैं वो ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं, और सीधे किसान इसके मेंबर बन जाते हैं। कौन इनका मेंबर होता है? सीधे किसान, जो फार्मर्स होते हैं वो प्राथमिक समितियों के सीधे सीधे मेंबर होते हैं। अब इनके डिटेल चर्चा करते हैं। आपने ये तीनों स्टेप समझ लिए कि सबसे ऊपर होता है राज्य सहकारी बैंक, फिर जिला सहकारी या केंद्रीय सहकारी बैंक, और सबसे नीचे गांव स्तर पर होती हैं प्राथमिक समितियां। अब एक जिले में जितनी भी समितियां होती हैं, यानी कि प्राथमिक समितियां, ये ग्रामीण स्तर पर होती हैं, तो एक जिले में जितनी भी ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक समितियां होती हैं वह सब सारी की सारी मेंबर होती हैं किसकी? जिला सहकारी बैंक की। किसकी मेंबर होती हैं? जिला सहकारी बैंक की। इसका मतलब क्या है कि ये प्राथमिक समितियां ही जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों और सदस्यों का चुनाव करती हैं। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए कि एक जिले में जितनी भी प्राथमिक समितियां होती हैं वो सारी की सारी मेंबर होती हैं जिला सहकारी बैंक की। ओके, अब जब चूंकि प्राथमिक समितियां जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक की सदस्य हैं, तो फिर इनके अधिकारियों यानी जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों और सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? वो प्रारंभिक समितियां ही करती हैं। फिर जिला सहकारी बैंक जिला स्तर के बैंक हैं जिनकी अधिकांश शाखाएं
ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। फिर जितने भी जिला सहकारी बैंक हैं, कौन से, ये जितने भी जिला सहकारी बैंक हैं जो जिला स्तर पर काम करते हैं, जिनकी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, वो सभी सदस्य होते हैं राज्य सहकारी बैंक के। किसके सदस्य होते हैं? राज्य सहकारी बैंक के सदस्य होते हैं। राज्य सहकारी बैंक के सदस्य हैं तो क्या मतलब हुआ कि ये राज्य सहकारी बैंकों के पदाधिकारियों की नियुक्ति करने में अपनी भूमिका रखते हैं। मतलब जिला सहकारी बैंक के सदस्य राज्य सहकारी बैंक के पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। अब आप इसको एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो प्राथमिक समितियां ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करती हैं और प्राथमिक समितियों के जो सदस्य होते हैं वो जिला सहकारी बैंक के जो अधिकारी और सदस्य होते हैं उनको चुनने का काम करते हैं, और जिला सहकारी बैंक के जो सदस्य होते हैं वो राज्य सहकारी बैंक के पदाधिकारियों को जो नियुक्ति होती है उसमें वो शामिल होते हैं। तो इसमें कोई डाउट आपको उम्मीद करते हैं कि नहीं रहा होगा। अब लेकिन मुद्दा यहाँ है, क्या इन सारी बैंकें कर्ज या लोन या ऋण देने का कार्य करती हैं या क्रेडिट का कार्य करती हैं? क्या राज्य सहकारी बैंक ऋण देती है या जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक ऋण देते हैं या फिर प्राथमिक समितियां ऋण देती हैं? तो देखिए इसमें से दो जो बैंक हैं, जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक समितियां, ऋण देने का कार्य मुख्यतः जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक समितियों का है। राज्य सहकारी बैंक ऋण देने का मुख्य कार्य नहीं करती है। ओके, कोई डाउट यहां मत रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट वाइज सीधे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहां डाउट नहीं रखना है आपको। जिला सहकारी बैंक आपको पता है ऋण देते हैं, आपके ये सबसे पॉपुलर कंसेप्ट है जिला सहकारी बैंक का। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो क्षेत्र हैं, आपका जो टाउन है, वहां पर आपको जिला सहकारी बैंक दिखते हैं, तो आपको समझ में आता होगा कि ये बैंक ऋण भी देते हैं। प्राथमिक समितियां चूंकि दिखती नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं, लेकिन ये भी ऋण देने का कार्य करती हैं। राज्य सहकारी बैंक ऋण देने का कार्य नहीं करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ओके, रीजनल रूरल बैंक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको समझिए और इससे पीटी में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज, 1975 में इनकी शुरुआत हुई, ये फैक्ट है, इसको आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्ट पूछा जाता है ये। अब इनके बारे में समझते हैं कि आरआरबीज की जो स्थापना है वो कैसे हुई। तो 1969 में अग्रणी बैंक योजना लागू की गई। डायरेक्ट कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अग्रणी बैंक योजना कब प्रारंभ की गई, तो 1969 में अग्रणी बैंक योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक बैंक को अग्रणी बैंक घोषित किया गया, यानी कि एक बैंक को लीड बैंक के रूप में घोषित कर दिया गया। एक बैंक को लीड बैंक के रूप में यानी कि मेन बैंक के रूप में उसकी पहचान कर ली गई, जो उस संबंधित जिले में जो भी बैंक थे उनके क्रियाकरण या कार्यकलाप या क्रियान्वयन में समन्वय का कार्य इन जो अग्रणी बैंक थे यानी लीड बैंक जो थे उनको दे दिया गया। तो ये जो लीड बैंक योजना है वो कब शुरू की गई, 1969 में। फिर इन्हीं के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की शुरुआत 1975 में हुई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिले स्तर के बैंक हैं जिनकी स्थापना अग्रणी बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार के उद्देश्य से सहायक बैंक के रूप में की गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो आरआरबीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक होते हैं और इनकी स्थापना अग्रणी बैंकों द्वारा की जाती है। मतलब कि जो लीड बैंक, जैसे मान लीजिए किसी जिले में एसबीआई को लीड बैंक बनाया गया या किसी जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है लीड बैंक के रूप में स्थापित कर दिया गया। अब मान लीजिए आप प्रयागराज में रहते हैं, ठीक है, या मिर्जापुर में रहते हैं। मिर्जापुर में बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या बना दिया गया, एक लीड बैंक का रूप में दे दिया गया। तो अब उसने क्या किया कि अपने एक सहायक बैंक के रूप में यानी कि शाखा विस्तार करने के लिए उसने क्या शुरू कर दी, बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ओके,
इस तरीके की बैंकें आपको कई बार अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर यह हो सकता है कि जिस प्रकार से इसमें लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो ये ना मिलकर हो सकता है आपको SBI की कोई ग्रामीण बैंक मिल जाए या PNB की कोई ग्रामीण बैंक मिल जाए। मतलब ये अब जिसका नाम आगे लगा है तो वो क्या है, वो लीड बैंक है। और आज भी आपको पता है कि ये जो बैंकें हैं, RRBs हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। अब इनमें जो अंशधारिता थी वो किसकी कितनी थी, तो केंद्र सरकार ने की जो इसमें अंशधारिता थी वो 50% की अंशधारिता थी, बैंक में की 35% की अंशधारिता थी और राज्य सरकारों की 15% की अंशधारिता थी। इस प्रकार से ये RRBs का गठन किया गया। ओके, पहला बैंक कब बना, कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहां पर प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेवनटीन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहला बैंक बना जो फेल कर गया। ओके, फिर 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना जिसको ब्रिटिश सरकार ने गठित किया था और ख़ास तौर से इसको गठित करने का जो उद्देश्य था वो व्यापारिक और सरकारी लेन देन को सरल बनाने का उद्देश्य था। फिर 1840 में बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया और बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया। फिर 3 प्रेसिडेंसी जो बैंक थे यानी कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इनका विलय कर दिया गया 1921 में और बनाया गया इंपीरियल बैंक। ओके, और यही इंपीरियल बैंक 1955 में बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आप कुछ फैक्ट हैं, ये पूरी स्लाइड इस मतलब पॉइंट प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपीरियल बैंक कब बना, 1921 में, जब मतलब कि आज़ादी से पहले, और 1955 में क्या बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इंपीरियल बैंक ही क्या बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक बना जो पहला कॉमर्शियल बैंक था 1881 में, और 1894 में PNB बना फर्स्ट बैंक बाय इंडियंस, जो भारतीयों द्वारा खोला गया पहला बैंक था PNB, पंजाब नेशनल बैंक, 1894। आज भी 50% से अधिक ग्रामीण परिवारों को संस्थागत ऋण उपलब्ध नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि जो हम लोग इंस्टीट्यूशनल संस्थाएं पढ़ रहे हैं ये, इनमें भी एक बड़ी समस्या ये है, देखिए कि अभी भी लोगों को, चाहे सहकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, RRBs कार्य कर रहे हैं, और जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो भी कार्य कर रही हैं। देखिए वाणिज्यिक बैंकों की चर्चा हमने अभी नहीं की है, इनकी चर्चा हम करेंगे जब बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे। यहाँ पर करने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जब इनकी चर्चा करेंगे तो जो डिटेल चर्चा है वो जो बैंकिंग का सेक्टर पढ़ेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वहाँ पर इनकी चर्चा करेंगे और RRBs के बारे में और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में वहाँ डिटेल चर्चा करेंगे। अब यहाँ समझते हैं कि ये दोनों कार्य कर तो रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी काम कर रही हैं, RRBs भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी 50% से अधिक ग्रामीण परिवारों को संस्थागत स्रोतों से ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब आप कहेंगे प्रधानमंत्री ने जनधन खाते खोल दिए हैं, फिर क्यों संस्थागत ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? बात समझिएगा। लेकिन सिर्फ खाते खोल देने से किसी को इंस्टीट्यूशनल लोन मिलने लगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसका कारण क्या है? प्रतिभूतियों का अभाव। ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों के पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिन्हें वो बैंक में बंधक के रूप में रख सकें, खास तौर से ग्रामीण परिवारों के पास। समझिए बात को। क्यों? क्योंकि जो ग्रामीण परिवारों के पास एक ही प्रॉपर्टी है, उनके खेत, उनकी कृषि क्षेत्र योग्य भूमि, और कृषि योग्य भूमि को वो बंधक के रूप में नहीं रखते हैं। तो अब उनके पास प्रतिभूतियों का अभाव रहता है जिन्हें बंधक के रूप में बैंक रख सकें। ये एक बड़ा कारण है, इस वजह से उनको इंस्टीट्यूशनल ऋण नहीं मिल पाता है। फिर छोटे किसानों द्वारा कृषि भूमि को बंधक के रूप में स्वीकार करने में असमर्थता। कोई भी जिसके पास छोटे सीमांत, आपको पता है 85% किसान हमारे यहाँ लघु और सीमांत किसान हैं।
जब इतनी बड़ी छोटे संख्या में जब छोटे किसान हैं तो वो अपनी जो कृषि भूमि है उसको बंधक के रूप में रखना स्वीकार नहीं करते हैं और उसमें वो असमर्थता व्यक्त करते हैं। इसके बाद जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि जो अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा किसान है, जिसकी शिक्षा का स्तर कम है, वो ऐसे ही घबरा जाता है और बैंकिंग सिस्टम की जो भी प्रक्रिया है उससे परेशान होकर भी वो संस्थागत ऋण की तरफ नहीं जाता है। वो फिर कहाँ चला जाता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की तरफ चला जाता है। इसलिए महाजन जो होते हैं यानी कि मनी लेंडर, उनकी भूमिका यहाँ बढ़ जाती है। ओके, और फिर से वो ऋण चक्र में फंसते चले जाते हैं, तो वो गरीबी से ऊपर नहीं निकल पाते। ऋण वसूली की समस्या, इसके बाद उनको एक भय रहता है कि जो ये ऋण है वो किस प्रकार से वसूला जाएगा, किस प्रकार से उनसे लिया जाएगा। एक ये भी भय रहता है, ऐसा तो नहीं कि वो समय पर अपनी फसल से संबंधित जो उन्होंने ऋण लिया है वो ना चुका पाए, तो ऐसा तो नहीं उनकी खेती चली जाएगी, क्योंकि उनमें ज्ञान का अभाव है, नॉलेज का लैक ऑफ नॉलेज, ये समस्या रहती है। फिर इसके बाद सरकारी जो छोटे ऋण होते हैं, आपको पता है कि सरकार बहुत वैसे वसूलती है, बहुत सारे अमीन लगे हुए हैं, बहुत सारे लेखपाल लगे हुए हैं, तो उनके पास जाना, उनको बताना, उनसे कहना कि भाई आपका ऋण जमा करिए, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो जो छोटा किसान होता है वो परेशान हो जाता है। तो ये कारण हैं, 4 बड़े कारण हैं जिनके कारण ग्रामीण परिवारों को संस्थागत ऋण नहीं मिल पाता है। लेकिन इनका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक तो किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? कृषि सहायक क्रियाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो भी कृषि की सहायता करने के लिए, जो भी इनपुट के लिए, यानी कृषि की इनपुट के लिए, कृषि की पैदावार में, फसल को उगाने में जो इनपुट की आवश्यकता होती है, उनकी या उसके सहायक क्रियाएं जो भी होती हैं, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। और इसके तहत मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण भी मिल सकता है। देखिए, अल्पकालीन तो मिलता है कि आपकी फसल कट जाए, इसके बाद आप पैसा बैंक को चुका सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू आपको मध्यकालीन और दीर्घकालिक ऋण भी मिलता है। अब ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसलिए इसकी चर्चा आगे हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। अभी नोट देख लेते हैं। अभी तक जारी कार्डों में सर्वाधिक कार्ड वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं। यानी किसान क्रेडिट कार्ड कौन सी बैंकें सबसे ज्यादा जारी करती हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड, आप ये मत सोचिएगा ये किसान क्रेडिट कार्ड है तो सहकारी बैंकों का रोल ज्यादा बढ़ जाता होगा या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें इसमें अग्रणी भूमिका निभाती हैं। नहीं, इसमें सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका है वाणिज्यिक बैंकों की। वाणिज्यिक बैंकें कौन सी हैं? एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इंडियन बैंक। ओके, इस प्रकार की जो बैंकें हैं वो क्या हैं? वाणिज्यिक बैंक हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा केसीसी जारी करते हैं वो है सहकारी बैंक, और थर्ड नंबर पे नंबर आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का, यानी कि आरआरबीस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब डिटेल चर्चा करेंगे केसीसी क्या है, कब शुरू किया गया और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण सुविधा प्रदान करना, मतलब एक तो उनको जितना पैसा चाहिए उतना पर्याप्त पैसा मिल सके और समय पर पैसा मिल सके, साथ ही आकस्मिक खर्चों के लिए के अलावा सहायक कार्यकलापों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करना। मान लीजिए कृषि से सहायक कोई भी अन्य कार्य है जिसके लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता है, तो उसकी भी पूर्ति किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से कर देना। ओके, ऋण आवश्यकताएं कैसी? कृषि संबंधी खर्चे, यानी केसीसी किस तरह के ऋण सुविधा को प्रदान करता है? जिसमें कृषि संबंधी खर्चों की पूर्ति की जा सके। यह ऋण सुविधा एक सरली कार्यविधि के माध्यम से, मतलब आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाती है। मतलब जब आपको आवश्यकता हो तब आप किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना पैसा बैंक से ले सकते
हैं। तो ये है कि कई आप में से कई लोगों के घर पे जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था होगी। तो अब आप उसी से समझिए कि क्या है किसान क्रेडिट कार्ड और ये किसानों को इंस्टीट्यूशनल ऋण लेने के लिए कितना क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। नहीं तो किसान आज भी महाजन या जो अन्य जो गैर इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर हैं उनके चक्कर में फंस जाते हैं, उसमें कई बार उनको बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है। ओके, फिर केसीसी में फसल कटाई के बाद के खर्चों, मतलब जो केसीसी है उसमें फसल कटाई के बाद के खर्चों, विपणन, मार्केटिंग के लिए भी ऋण, किसान परिवारों की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं, कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी और कृषि से संबद्ध गतिविधियों या कृषि क्षेत्र में निवेश ऋण की आवश्यकता को शामिल किया गया है। देखिए कितने सारे सेक्टर हैं केसीसी के अंतर्गत। मतलब कि फसल कटाई के बाद जो भी खर्चे हैं उनकी पूर्ति के लिए आप केसीसी से ऋण ले सकते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए आप केसीसी से ऋण ले सकते हैं, यानी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऋण ले सकते हैं। किसान परिवारों की जो उपभोग संबंधी आवश्यकताएं हैं, यानी कि उनकी जो जरूरत संबंधी आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड से आप ऋण ले सकते हैं। कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए जो भी आपको पूंजी की आवश्यकता होगी या कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए जो भी आपकी पूंजी की आवश्यकता होगी वो आप किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। या फिर कोई निवेश करना है, मान लीजिए आपको कोई एग्रीकल्चर मशीनरी लेनी है, हार्वेस्टर लेना है, तो जो बड़े किसान हैं उसमें वो आप केसीसी का उपयोग कर सकते हैं जिनकी जैसी लिमिट बनी हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबीज, लघु वित्त बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनकी बात चर्चा भी करेंगे आगे, और सहकारी संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। अब जो किसान क्रेडिट कार्ड है उनको कौन कौन जारी करता है? कॉमर्शियल बैंकें जारी करती हैं, आरआरबीज जारी करती हैं, एसएफबी जारी करते हैं यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जारी करते हैं, और सहकारी बैंक्स भी जारी करते हैं। तो ये चारों प्रकार के बैंक किसान क्रेडिट कार्ड को जारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आ जाए कि क्या एनबीएफसी भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, तो एनबीएफसी नॉन फाइनेंशियल बैंक्स जो होते हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो किसान क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते। कुछ डाटा है, ये देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में रिसेंट डाटा क्या आया है। किसके द्वारा ये योजना लागू की गई है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यूपीएससी कई बार उसके अब ट्रेंड में आ गया है कि वो मंत्रालय पूछ लेता है कि ये योजना, फला योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत चालू की गई है या इसको शुरुआत किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अनुसार वर्तमान में 14.5 करोड़ परिचालन भूमि जोत के मुकाबले 6.92 करोड़ केसीसी जारी किए जा चुके हैं, यानी लगभग 7 करोड़ केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। केसीसी के अंतर्गत उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। अब क्या दिया जाता है? एटीएम डेबिट कार्ड दे दिया जाता है, जिसे स्टेट बैंक किसान डेबिट कार्ड, उदाहरण के तौर पे समझ सकिए, स्टेट बैंक से आपने केसीसी बनवाया तो आपको क्या देगा? स्टेट बैंक किसान डेबिट कार्ड आपको दे देगा, ताकि वे एटीएम और पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। पीओएस का मतलब समझ गए? पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल इसका फुल फॉर्म है। इसके एग्जांपल समझिए, आप मॉल में शॉपिंग करने जाइए तो आपने कार्ड को कहीं स्वैप कराते हैं, तो वो जो मशीन होती हैं उन्हें कहते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। तो ये जो एटीएम होंगे या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होंगे वहाँ से आहरण कर सकें। जैसे कोई किसान खाद लेने गया तो खाद की जो दुकान है वहाँ पर जो स्वैपिंग मशीन है उसमें वो अपने किसान क्रेडिट कार्ड को स्वैप करके खाद ले सकता है। ओके, केसीसी एक विविध खाते का स्वरूप है। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस राशि पर बचत खाते के समान ही ब्याज मिलता है। मान लीजिए आपकी जो लिमिट राशि है वो 1 लाख रुपए है केसीसी के थ्रू, लेकिन आपने अपने एटीएम कार्ड से सिर्फ 50,000 रुपए ही खर्च कर पाए,
तो जो आपके शेष 50,000 रुपए बचे हैं इस पे आपको बचत खाते की तरह ही क्या मिलेगा आपको बचत खाते की तरह इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ओके। और केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर कोई प्रसंस्करण शुल्क यानी कि फाइल चार्ज या इस तरीके का कोई प्रोसेस शुल्क आपसे नहीं लगाया जाता है। फिर सेचुरेशन को सुनिश्चित करने के साथ साथ बैंक आधार कार्ड को बैंक खातों से तत्काल लिंक करने के लिए भी कदम उठा रहे हैं। आपको पता है कि जो बैंक खाते हैं उनको किससे जोड़ा जा रहा है? आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि केसीसी खातों के साथ आधार संख्या के लिंक ना होने पर कोई ब्याज सबवेंशन नहीं दिया जाएगा। ब्याज सबवेंशन का मतलब आगे वैसे हम लोग इसकी डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन यहां समझ लीजिए ब्याज में छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने केसीसी के सेचुरेशन के लिए कई पहलें की हैं, जिसमें मतलब केसीसी को बढ़ाने के लिए, जिसमें पशुपालन, देखिए कृषि से सहायक एक एक्टिविटी है पशुपालन, दूसरी मत्स्य पालन के कार्य में लगे किसानों को भी केसीसी के थ्रू जोड़ना है। और केसीसी के तहत ऋण की कोई प्रक्रिया सीमा शुल्क नहीं है, जैसे अभी बताया कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है, ना ही कोई और जो इनकी कोलेटरल फीस है उसे 1 लाख से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए कर दिया गया है। फिर अब ये ब्याज सबवेंशन स्कीम क्या है? जो अभी हम ऊपर देख रहे थे, क्या होती है? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसके तहत किसानों को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक अल्पकालिक फसली ऋण प्रदान करने की सुविधा दी गई है। मतलब क्या है? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत किसानों को 7% पर ईयर इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक फसली ऋण दिया जा सकता है। ऋणदाता यानी कि उधार देने वाले जो संस्थान हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं या फिर निजी क्षेत्र के जो वाणिज्यिक बैंक हैं, वो सरकार द्वारा प्रस्तावित 2% का ब्याज सबवेंशन छूट प्रदान करते हैं। 2% की ब्याज छूट प्रदान करते हैं। यही है सबवेंशन स्कीम, यानी कि ब्याज छूट प्रदान करने की स्कीम योजना। यह नीति वर्ष 2006-07 में लागू की गई। ब्याज सबवेंशन स्कीम कब लागू की? यूपीए की गवर्नमेंट पे आई 2006-07। ब्याज सबवेंशन स्कीम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का क्रियान्वयन नाबार्ड करता है और आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नाबार्ड और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। फिर एक कंसेप्ट आता है विलफुल डिफॉल्ट। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल ऋण मिल तो जाए, लेकिन कई लोग क्या होते हैं? विलफुल डिफॉल्टर हो जाते हैं। मतलब जो इच्छा से जो लोन लिया है एग्रीकल्चर पर वो चुकाना नहीं चाहते। जैसे किसी किसान ने एक ट्रैक्टर खरीदा, अब उस ट्रैक्टर पर उसने 5 लाख का लोन कराया, ओके, लेकिन 5 लाख का लोन में उसने 1 लाख का लोन चुकाया और इसके बाद उसने किस्तें भरना बंद कर दिया, जबकि वो संपन्न किसान है और उसके पास आय के सारे साधन खुले हुए थे, लेकिन फिर भी उसने नहीं दिया। कारण क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि समय समय पर सरकार द्वारा ऋण माफी योजनाएं घोषित कर दी जाती हैं। ओके, अब इनका समाधान क्या है कि सरकार को इस तरीके की नीतियों से बचना चाहिए और कानूनी उपायों का सहारा लेना चाहिए। किसका सहारा लेना चाहिए? कानूनी उपायों का सहारा लेना चाहिए। अब बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1999-2000 की, NAIS। अब चूंकि एग्रीकल्चर से संबंधित बात कर रहे हैं तो क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। और इसका एक परिवर्तित रूप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी चर्चा हमने पहले लेक्चर में कर ली है, वो इसका परिवर्तित रूप है। अटल जी की सरकार में इसको शुरू किया गया था 1999-2000 के समय। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। एक सेकेंड रुकिएगा।
वेलकम बैक। एक्चुअली लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो आपका जो सेशन है वो बंद ना हो इसके लिए जनरेटर चलवाना पड़ रहा था, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिर से अपनी चीज़ को। हम लोग NAIS के बारे में पढ़ रहे थे, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। 1999-2000 में इसको शुरू किया गया है। देखिए लाइट की प्रॉब्लम है और शायद जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा किसी प्रॉब्लम से, तो चलिए देखते हैं कितने देर हमारी क्लास सरवाइव कर पाती है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या थे NAIS के, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के? थोड़ा सा तेज करते हैं ताकि कोशिश करें आज के टॉपिक हमारे कवर हो जाएं। टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स। क्या क्या करना है? एक तो इंश्योरेंस कवर करना है, दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना है टू इन द इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप। जो भी कोई फसल है जिसके लिए इसके स्कीम के तहत उसको नोटिफाइड किया गया है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, पेस्ट या डिसीज की कोई समस्या आती है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए NAIS यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को चालू किया गया था। ओके, इसके अलावा ये जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को स्टेबलाइज करने का एक जरिया था, और खास तौर से उस समय में जबकि कोई डिजास्टर या आपदा का वर्ष आ जाए, जैसे कोई सूखा पड़ जाए, तो ये एक प्राकृतिक जो है कैलेमिटीज है, तो इसको भी इससे किसानों को बचाने के लिए NAIS को शुरुआत किया गया था। NAIS को शुरू करने के लिए AICIL बनाया गया था, यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया बनाई गई थी, और NAIS को इसी के माध्यम से चलाया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी और इसने कार्य करना 2003 में प्रारंभ किया था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने। इसकी अंश पूंजी में जो योगदान था, किसने के साथ मिलकर इसको बनाया था? GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, इसमें 35% का योगदान था, नाबार्ड 30% का योगदान था, और सार्वजनिक क्षेत्र की 4 अन्य बीमा कंपनियां थीं जिनका प्रत्येक का 8.7% का क्या था इसमें रोल था। ओके, मतलब इनका जो शेयर धारिता थी वो 8.7% की थी। अब पढ़ते हैं नाबार्ड। क्या है ये नाबार्ड? कई बार आपने सुन लिया नाबार्ड के बारे में, तो नाबार्ड क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यही यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता, तैयार हो जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दूसरा प्रश्न यहां से तैयार होता है कि यह कृषि क्षेत्र की नियामक संस्था है, कोई बैंक नहीं है जिससे जाके आप लोन ले सकते हैं। ओके, ये क्या है? ये कृषि बैंक की नियामक संस्था है। ये इसको आप कह सकते हैं बैंकों का बैंक है एग्रीकल्चर सेक्टर का। ओके, तो कृषि क्षेत्र की नियामक संस्था है ये। नाबार्ड अधिनियम 1981 में पारित किया गया एवं जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। तो यहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं प्री के लिए। तो नाबार्ड अधिनियम कब का है? 1981 का है, लेकिन नाबार्ड की स्थापना 1982 यानी 1982 में की गई थी। स्थापना के समय इसमें भारत सरकार और RBI का हिस्सा था जब इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन आगे चलकर RBI ने इसमें 72.5% की हिस्सेदारी रखी और गवर्नमेंट की 27.5% की हिस्सेदारी हो गई। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करोगे तो 99% हिस्सेदारी इस नाबार्ड में सरकार की है और 1% की हिस्सेदारी RBI की है। यानी कि मोस्ट ऑफ ये जो नाबार्ड है वो सरकार के कंट्रोल में आ गया है और 1% की हिस्सेदारी अभी भी इसमें RBI की है। अब इसका कार्य क्या है नाबार्ड का? तो इसका सबसे प्रमुख कार्य है रीफाइनेंस करना, पुनर्वित्त करना, मतलब डायरेक्ट फाइनेंस नहीं देना, पुनर्वित्त करना, रीफाइनेंस करना। किसको करना? जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं हैं उनको नाबार्ड ऋण उपलब्ध कराता है। यानी कि जैसे अगर SBI भी ग्रामीण क्षेत्रों में या कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध करा रही है, तो अगर इस सेक्टर के लिए उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो किससे पैसा लेगी? नाबार्ड से पैसा लेगी, या कोई भी और इंस्टीट्यूट जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। अब इस पुनर्वित्त में टाइम जो टेन्योर है वो देख लेते हैं कितना कितना होता है। तो अल्पकालीन जो टाइम होता है वो 18 मंथ तक का जो समय होता है लोन चुकाने का। अगर इस दौरान आप पैसा चुकाते हैं तो वो अल्पकालीन ऋण के दायरे में आएगा नाबार्ड के माध्यम से जब आप ऋण लेते हैं। लेकिन जब मध्यकालीन जो ऋण होते हैं
वो 18 महीने से 7 साल का टाइम पीरियड होता है मध्यकालीन पुनर्वित्त का, रिफाइनेंस का, और दीर्घकालीन समय होता है 7 साल से 25 साल का। ओके, ये टाइम पीरियड है अकॉर्डिंग टू नाबार्ड। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। नाबार्ड क्या करती है? रीफाइनेंस करती है। 1982 में बनी थी, 1981 में ये अधिनियम बनकर तैयार हुआ था। अब जो ये अल्पकालिक, दीर्घकालिक और मध्यमकालीन पड़ा है, ये सहकारी बैंकों में ये तीनों सुविधाएं मिलती हैं आपको, अल्पकालिक ऋण की भी, मध्यकालिक ऋण की भी और दीर्घकालिक ऋण की भी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केवल मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की सुविधा मिलती है, अल्पकालीन ऋण की सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन वाणिज्यिक बैंकों में केवल दीर्घकालिक ऋण की यह सुविधा देता है। मतलब जो नाबार्ड है वो सहकारी बैंकों को तीनों सुविधाएं देता है, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वो 2 प्रकार की सुविधाएं देता है, मध्यमकालिक और दीर्घकालीन। लेकिन वाणिज्यिक बैंकों को वो तीनों प्रकार की सुविधाएं देता है, केवल दीर्घकालिक सुविधा देता है। ओके, यहाँ पर मध्यम और अल्पकालिक जो ऋण सुविधा है वो नहीं मिलती। मतलब 7 साल से 25 साल तक के लिए वो वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। फिर बात करते हैं सूक्ष्म ऋण की, यानी कि माइक्रो फाइनेंसिंग की। देखिए, जितनी भी देर आपका ये चल पा रहा है वीडियो, आज का लेक्चर, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चलता रहे और लगभग आपका जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाए। लेकिन फिर भी अगर पूरा नहीं हो पाता है तो हम लोग इसको बचे हुए सेक्टर को आगे पूरा कर लेंगे। माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या है, सूक्ष्म ऋण क्या है? ऐसे परिवारों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना जो सामान्य बैंकिंग प्रणाली से बाहर हो गए हैं या छूट गए हैं, जैसे बैंक खाता, सूक्ष्म बीमा, धन के स्थानांतरण की सुविधा देना, बैंक खाते की सुविधा देना, ओके, उन्हें छोटे छोटे बीमा उपलब्ध कराना और धन का ट्रांसफर की सुविधा देना, ये माइक्रो फाइनेंसिंग के अंतर्गत आता है। शुरुआत इसकी कहां से हुई? इस अवधारणा की शुरुआत 1992 में 1992 में मोहम्मद यूनुस के द्वारा ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश है उस कंसेप्ट के साथ माइक्रो फाइनेंसिंग की शुरुआत हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि माइक्रो फाइनेंसिंग की जो शुरुआत है या जो ग्रामीण बैंक आरआरबीज की जो शुरुआत है वो अवधारणा किसने दी थी? मोहम्मद यूनुस ने दी थी 1992 में। ओके, परंतु वास्तव में इसका सही स्वरूप 1999 में आया जब एसएचजी का रोल खुलकर सामने आया, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। इनका भी जो कंसेप्ट है वो मोहम्मद यूनुस के द्वारा ही दिया गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप का। एसएचजी क्या है? किसी नए व्यक्ति को भी लोन दे सकते हैं एसएचजी। भारत में 2/3 से अधिक एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्हें महिलाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। 2/3 से अधिक ऐसे हैं जिन्हें महिलाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। एसएचजी क्या है या स्वयं सहायता समूह क्या है? अब यहाँ से हम लोग नए लेक्चर में जब भी शुरुआत करेंगे तो यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से ये जो लैपटॉप है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। और इसके लिए हम आपसे मतलब क्षमा प्रार्थी हैं कि आज आपका जो थोड़ा सा टाइम पीरियड आपका कम रह गया आपके लेक्चर में, और जो आज आपके टॉपिक थे उसमें से सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो पोर्शन है वो आपका रह गया है करने के लिए। तो वो मैं आपको अगले 10-15 मिनट में जब भी मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर लूँगा उसमें कंप्लीट करा दूंगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस वीडियो कैसा लगा आपका, इसका रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। कोई सजेशन हो, किसी प्रकार से आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।